Hi everyone and welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात करें हम 7th chapter की structural organization in animals and today we will continue where we left the last time. Epithelial tissues का हमने एक basic सा introduction जो था वो देख लिया था. आज हम बात करने जा रहे हैं epithelial tissue में further जो सिंपल टिश्यू था, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू उसके टाइप्स के. इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब, मेक श्योर यू सब्सक्राइब and also press the bell icon. So today we are going to learn about the tissues. I'll just jog up your memory. हम लोगों ने ये देखा था, ये है आपका एपिथेलियम, ठीक है, राइट. इसको हमने दो में डिवाइड किया था इस तरीके से, राइट. एक था आपका सिंपल, है ना, और एक था आपका कंपाउंड. ये दो डिविजन्स हमने किए थे अपने एपिथेलियल टिश्यू के लिए, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू के अलावा एपिथेलियम भी कहेंगे. फर्दर हमने सिंपल को ब्रेक डाउन किया था 3 में, ठीक है. पहला था आपका स्क्वामस, सेकंड था आपका क्यूबॉइडल एंड थर्ड जिसकी हम बात करेंगे वो था आपका कॉलमनार. तो ये 3 टाइप के टिश्यूज हैं जो आपको सिंपल एपिथेलियम में पढ़ने हैं. These are the 3 tissues that you need to remember. You need to understand कि ये exist करते हैं और इनको एक एक करके हमने पढ़ना है, ठीक है. So the squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cell with irregular boundaries. यहाँ पे आपको rectangular या इस तरीके से कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं है, इरेगुलर बाउंड्रीज है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी आपकी लेयर है इस तरीके से, ठीक है. ये जो है आपका, दिस इज योर स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है. ये जो देख रहे हो आप, ये इरेगुलर बाउंड्रीज है इसकी, ठीक है. और ये वाला जो पोर्शन है, दिस वुड बी योर न्यूक्लियाई, ठीक है. ये जो डार्क पिंक पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होगा, दिस वुड बी योर न्यूक्लियाई, राइट. चलिए, they are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. If you all remember, ठीक है, alveolus जैसा होता है इस तरीके से. जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ना सिंगल सेल एपिथेलियम. इफ यू ऑल रिमेंबर, इस तरीके से जो आपका एल्वियोलस है उसमें हम लिखते हैं सिंगल सेल एपिथेलियम. क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिफ्यूजन है वो होना होता है, ठीक है. अब डिफ्यूजन किसके साथ होता है? बगल से ही जा रही होती है एक आपकी कैपिलरी, और उस कैपिलरी के अंदर क्या होते हैं? उस कैपिलरी के अंदर होते हैं आपके आरबीसीज, ठीक है. अब ये आरबीसीज को CO2 दे देना है और यहाँ पे जो O2 है वो ले लेना है. प्रोसेस जो है वो है आपका डिफ्यूजन, ठीक है. अब ये डिफ्यूजन के थ्रू होना है और यहाँ पे अगर कोई बहुत ज्यादा थिक वॉल होगी सो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी. इसीलिए जब हम कहते हैं कि ये सिंगल सेल एपिथेलियम है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है सिंगल सेल एपिथेलियम की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट योर स्क्वामस एपिथेलियम. ये आपका स्क्वामस एपिथेलियम ही है जो आपके एयर सैक्स पे प्रेजेंट है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लाइक डिफ्यूजन, ठीक है. डिफ्यूजन बाउंड्री जो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से. नाउ next is cuboidal epithelium. It is composed of a single layer of cube-like cell. अब पहले वहां पे irregular shaped cell थे, यहाँ पे cube-like cell है, बस. This is it, ठीक है. इस तरीके से अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हल्के से क्यूब-like अपीयर होंगे, बस उसके जस्ट सटा हुआ अगला सेल आ जाएगा तो आपको एग्जैक्ट क्यूब शेप नहीं दिखेगा उसका, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि दीज आर योर क्यूब शेप्ड सेल्स. अगेन दीज आर योर न्यूक्लियाई, ठीक है. यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी सी यू कैन से कि वेल डिस्क्राइब्ड हैं, वेल बिहेव्ड. This is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidney and its main functions are secretion and absorption. अब अगर मैं आपसे फटाफट कहती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा पार्ट जो है आपके नेफ्रॉन का देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट. तो ये जो नेफ्रॉन है इसमें जो ट्यूबुलर पार्ट्स थे आपके, ठीक है, ये आपका पीसीटी, ये आपका डीसीटी,
जो पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे परेशान ना हो, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे देखेंगे मैं आपको और अच्छे से करूंगी बताऊंगी। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, टी जो है ना आपका ट्यूब्यूल के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। सो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, ये रीजन जो है, ठीक है, इवन ये वाला, ये आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। ऑलरेडी फंक्शन क्या दिया गया है कि सिक्रीशन, ठीक है, एंड योर एब्जॉर्प्शन, ये दोनों जो फंक्शन है आपके, ये आपके होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। अब यहाँ पे जब ये ऑलरेडी दिए गए हैं, हमको यहाँ पता है कि ओवर हियर अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज, सो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ मिलेगा। दिस इज ऑब्वियसली योर नेफ्रॉन। क्या है ये आपका नेफ्रॉन, फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ योर किडनी, ठीक है। चलें, the epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron in the kidney has microvilli। यहाँ पे जो PCT बताया मैंने, इसमें माइक्रोविलाई होंगे इस तरीके से। विलाई क्या होते हैं? विलाई एक्चुअली स्ट्रक्चर्स होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनकी वजह से आपका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। जैसे अगर मुझे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी थी तो लाइन तो मेरी इतनी बनी, बट अगर मैंने इसको इस तरीके से फोल्डेड बना दिया तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जहां कोई चीजें एब्जॉर्ब करनी होती है। सो अगेन पीसीटी में काफी सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली वाटर, सो इसीलिए यहाँ माइक्रोविलाई की प्रेजेंस देखी गई है, ठीक है। चले नेक्स्ट, the columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells। यहाँ पे cells जो हैं वो लंबे हो जाएंगे, ठीक है। Their nuclei are located at the base। ये यहाँ पे ये देख रहे हो आप, इस तरीके से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम इस तरीके से होता है ना कुछ, सो इस तरीके का आपका न्यूक्लियस जो है वो सॉरी जो आपका सेल है कॉलम टाइप में, पिलर्स जैसे होते हैं उस टाइप में आपको दिखने लगेगा। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, जो फ्री सरफेस है उसमें अगेन आपकी माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी क्या है, अब लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन कह दिया है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा। सी व्हेन वी आर डन विद दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से कंसर्न या जूलॉजी से कंसर्न है जो पढ़ेंगे वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो यहाँ पे इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है कि आपके जो भी ये चीजें चल रही हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाली, ठीक है, वो वहां यूटिलाइज होंगी। अब इसके बाद अगर डाइजेशन पढ़ेंगे तो तुरंत ही बहुत बेनिफिशियली आप समझ पाओगे, ठीक है। सो ये आपके एब्जॉर्प्शन में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। Now, if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। इस तरीके से हमने देखा था ना कि आपके कॉलमनार एपिथेलियम इस तरीके से है। अब इनकी सरफेस पे अगर सीलिया होता है, सीलिया क्या होता है, फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो अगर ये सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पे तो इनके नाम में एक और शब्द ऐड हो जाएगा और उसको हम कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहेंगे, ciliated epithelium। Their function is to move particles of mucus in a specific direction over the epithelium। स्लिपर शेप या फिर आपको इस तरीके से जो आपकी पैरामीशियम थी उस पे सीलिया याद है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये सीलिया रो करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी आपको कोई बॉडी मूव करनी है तो जैसे नाव कैसे चलाते हैं उस तरीके से हेल्प होती है। अब जब आपके यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनकी सरफेस पे से अगर कोई आपको सामान, कोई भी चीज लेके जानी है, मूव करनी है, तो इसमें ये आपकी सीलिया आर गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल, ठीक है। They are mainly present in inner surface of hollow organs like bronchioles and your fallopian tubes। अगर हमको bronchioles याद करने हो, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है, यहाँ आपका होता है लंग, ठीक है। ये फर्दर जो है इसकी डिवीजन होती जाती है, ठीक है, यहां से ये डिवीजन होती जाती है, बट ये इसके आगे एयर सैक्स होते हैं हमको पता है, बट ये जो है ना ये प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ये है ब्रोंकाई, दोनों में डिवाइड होगा लेफ्ट एंड राइट में, फर्दर उसकी और सब डिविजन होंगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये हॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉलो हैं जिनके थ्रू एयर जाने वाली है उसमें आपको मिलेगा। ओवरीज
ठीक है, ओवरीज आपकी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं इनसे भी ओवम जो है वो मूव करेगा, तो इनके ऊपर से ओवम मूव करेगा। सो इसीलिए जो हॉलो जगह होती है जहां कोई चीज कैरी होके जानी है वहां पे आपका सिलिएटेड एपिथेलियम इज क्वाइट हेल्पफुल। नाउ some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। अब हमने कहा कि जो हमारे क्यूबॉइडल, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे सेल्स चल रहे थे, ठीक है, ये वाले जो सेल्स हैं आपके और जो आपके कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर चीज की सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तब हम इनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई अलग टाइप का नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपका क्यूबॉइडल और आपका कॉलमनार जब किसी पर्पस के लिए, पर्पस क्या है यहाँ पे, सिक्रीशन, पर्पस क्या है ग्लैंडुलर होने का, सिक्रीशन, ठीक है, जब इसके लिए ये स्पेशलाइज हो जाते हैं तब इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे, स्क्वामस नहीं, क्यूबॉइडल या फिर आपका कॉलमनार, ठीक है। There are mainly two types, unicellular consisting of isolated glandular cells जैसे कि goblet cells of alimentary canal, and multicellular consisting of cluster of cells जैसे कि आपका salivary gland। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो आपकी alimentary canal है उसमें goblet cells पाए जाते हैं, सिर्फ unicellular है, वो क्या है unicellular, बट जैसे कि आपके salivary glands है उसमें cluster of cells होता है, ठीक है। सो ये हो गए आपके मल्टी सेल्यूलर। सो ये डिफरेंशिएशन याद रखना कि ग्लैंडुलर में यू हैव टू, यूनिसेल्यूलर एंड सेकेंड इज योर मल्टी सेल्यूलर। और फटाफट इसका एग्जाम्पल भी अगर याद रख लेंगे तो इजीली याद रहेंगी चीजें, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और यहाँ पे बनाने के लिए ऐसे बना सकते हो कि इससे सिक्रीशन हो रहा है और यहाँ पे आपके क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी कभी कभी बेमतलब लगने वाली ड्राइंग्स जो है वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती हैं, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें, ठीक है। Now, on the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine। इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है मेरा, in case you guys want it, you can go and see it। I am providing the link over here and also in the description, ठीक है। So ये हो गए हमारे exocrine and endocrine, ठीक है। अब ये जो मेरा exocrine gland होता है इसमें होते हैं ducts, ठीक है, डक्ट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डक्ट्स? डक्ट्स मतलब होते हैं आपके चैनल्स, ठीक है, जैसे आपके ब्लड के लिए आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वैसे आपके प्रॉपर इसके लिए डक्ट्स होते हैं, एक रास्ता है अलग सा बना हुआ, ठीक है। अपोजिट क्या होता है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपके डक्ट्स नहीं होते हैं एंड इसीलिए इनको डक्ट लेस कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो भी ये सिक्रीट करते हैं ये सीधा ब्लड में डाल देते हैं, और ये सिक्रीट जो करते हैं वो जनरली आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है कि आपकी जो डक्टलेस ग्लैंड्स है या फिर जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो आपका विदाउट एनी काइंड ऑफ चैनल, विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्यूब और स्ट्रक्चर डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर कर देते हैं। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लाज्मा में ट्रेसेस ऑफ हार्मोन्स भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पूरा टाइम वो ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ठीक है। जहां तक एक्सोक्राइन की बात है, इनके पास प्रॉपर चैनल है कि ये सिक्रीशन इसी जगह जाना चाहिए, जैसे कि पैनक्रियाज, ठीक है। हमको पता है कि जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं वो एक्सोक्राइन भी होता है, वो एंडोक्राइन भी होता है, इसीलिए इसको कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कंपोजिट ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं काफी लोग, बिकॉज इट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके डियोडेनम से, ठीक है, आपके डियोडेनम विच इज पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है और यहाँ पे ये जो अपने सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली भेज देता है।
क्योंकि जब आपको फूड जब पास हो रहा है, जब डाइजेशन हो रहा है, तब डिओडेनम में काफी सारी चीजें होती हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस आर वेरी इसेंशियल फॉर योर होल, यू कैन से कि डाइजेशन जो है उसके लिए। तो पैनक्रिया से जो सिक्रीशन आते हैं आपके, वो डायरेक्टली आपके डिओडेनम में आते हैं। अब अगर ऐसा होता कि पैनक्रिया से वो टिपिकल सोल्यूशन आपके ब्लड में जाए फिर वो आए, तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट यहाँ से ये डायरेक्टली इनके पास चैनल है। अब यही एक और चीज है, आपने नाम सुना होगा इस हार्मोन का जो मैं लेने जा रही हूँ, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है इसका काम है ये चेक करना कि अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है तो उसको नीचे किया जाए। नीचे कैसे किया जाए? एक, लिवर सेल्स को प्रमोट करो कि भैया तुम ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन में। ठीक है, इंसुलिन काम कैसे करता है? जब वो देखता है कि ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया है, तो पहला काम वो करता है कि जो आपके लिवर सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको प्रमोट करता है। डायरेक्टली खुद नहीं करता है, क्या प्रमोट करता है कि जो आपका ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन में। ये पहली चीज, ये हमने कर ली। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम ये करता है कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन जो है आपका, उसको बढ़ावा दिया जाए थोड़ा। ठीक है, अब ये दो काम करने के लिए इसको ब्लड में होना जरूरी होगा। ये अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे सीधा चला जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ब्लड में जो भी आपकी जो ब्लड शुगर है ना, वो कितनी इंक्रीज हुई है। सो इसीलिए इसको ब्लड में होना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ योर हार्मोन्स वर्क। सो ये अगेन सिक्रीशन वाला जो पार्ट है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम ये सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो क्या सिक्रीट करते हैं ये पता होना जरूरी है। These products are released directly through ducts or tubes, जो मैंने कहा कि डायरेक्टली इनके पास चैनल होता है, उससे ये आगे भेज देते हैं। In contrast, endocrine glands do not have ducts, ductless glands. Their products are called hormones, secreted directly into fluid bathing the gland. तो वो हमने पहले ही देख लिया है, hormones, blood, gland. ठीक है, चलें। Now, compound epithelium is made of more than one layer, multi-layered of cells and has limited role in secretion and absorption. तो अब यहाँ पे जब हमारा सिंपल खत्म हो गया, अब इन्होंने कहा चलो जी कंपाउंड पे भी बात कर ली जाए। कंपाउंड जो आपका है, कंपाउंड एपिथेलियम में आपके एक लेयर से ज्यादा है। सिंपल में देयर इज ओनली वन लेयर, दीज आर स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटिफाइड मतलब ये लेयर 1, ये लेयर 2, ये लेयर 3 एंड सो ऑन। इसीलिए अलग अलग लेयर्स होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन कहलाया जाता है। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको हार्म कर सकती है, सो उसके बचाव में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, they cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts. जहां भी आपकी लाइनिंग चाहिए, ठीक है, जहां पे आपकी कवरिंग चाहिए, वहां पे आपको कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगा। स्ट्रैटिफाइड लेयर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ all cells in epithelium are held together with little intercellular material. अच्छा, अब हमने अभी तक जो बात की कि चलो ये वाले सेल्स हैं, वो वाले सेल्स हैं, कोई ना कोई चीज होगी ना जो आपको ऐसे पकड़ के रख रही है, वो चीजों को जो ज्वाइन कर रही है, कोई गम जैसी चीज, कोई एडहेसिव फेविकॉल जैसी चीज। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structure and functional links between its individual cell. तो यहाँ junctions हैं, यहाँ पे एक तरीके से वो glue करने वाला जो material है वो present है, जो help करेगा आपके individual cells को जोड़ने में। 3 types of cell junctions are found in epithelium and other tissue. 3 टाइप के होंगे जो हमको देखना होगा, और हम इसको एक निमोनिक दे सकते हैं, टैग। ठीक है, ये 3 जो है अलग 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 कौन से हैं? पहला है टाइट जंक्शन, एडजेसेंट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। ठीक है, सो पहला कौन सा बोला मैंने? टाइट। सेकेंड अडहेरिंग,
एंड थर्ड इज योर गैप। ये जंक्शंस हैं जिनकी वजह से जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लगे हुए हैं। Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. Let us say this is a tissue. ठीक है, इस तरीके का आपका टिश्यू है। अब इसमें कोई सब्सटेंस आ रहा है, जा रहा है, हार्मोनी मान लीजिए, तो ये जो टाइट जंक्शन है ये इतना ज्यादा फिल्ड होता है कि यहाँ पे आने वाला जो भी सब्सटेंस है वो इससे भाग के नहीं जा सकता, वो लीक नहीं हो सकता, यहाँ से निकल नहीं सकता। दीज आर टाइट। Adhering junctions perform cementing to keep neighboring cells together. अब यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो जो आपका adhering है वो यहाँ पे एक तरीके से सीमेंट का काम करेगा। ठीक है, हमने देखा होगा ना कि जो ब्रिक्स जब लगाते हैं हम, ठीक है, तो ब्रिक्स कैसे लगती है, 1 2 3। वी मेक श्योर कि जब हमको नेक्स्ट लेयर लगानी है तब हम इसके ऊपर एक लेयर सीमेंट की लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं, साइड में जब हम लगा रहे होते हैं, और फर्दर इसके ऊपर हम फिर से नई लेयर जो होती है ब्रिक्स की वो रखते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, अडहेयर करना यानी जोड़ना, तो यहाँ पे सीमेंटिंग वाला पार्ट जो है वो आपका अडहेरिंग जंक्शन करेगा। ठीक है, next, gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. तो gap क्या कर रहा है, cytoplasm connect कर रहा है। यहाँ पे जो आपका रोल हो जाएगा वो cytoplasm connection का है ताकि movement हो सके। ठीक है, अलग अलग चीजों की, अलग अलग सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है वो हम देख सके यहाँ पे कि किस टाइप से होगी। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू खत्म, नेक्स्ट टिश्यू जो स्टार्ट होगा वो है कनेक्टिव। तो उसके लिए क्या करना है, तैयार रहना है। बट तैयार कैसे रहना है, एपिथेलियल टिश्यू को फुल्ली रिवाइज करके, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि अच्छा एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम एक बार इसको फिर से देखें जस्ट 2 मिनट में, ठीक है, ये है आपका एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम। ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक डाउन किया था 2 जगहों पे। 2 जगह में क्या किया था, एक था आपका सिंपल, राइट, और एक था आपका कंपाउंड। ठीक है, अब सिंपल और कंपाउंड में हमने क्या किया, सिंपल को फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया। पहला हमने किया स्क्वामस, ठीक है, दूसरा हमने किया क्यूबॉइडल, ठीक है, तीसरा हमने कौन सा किया, तीसरा हमने किया कॉलमनार। ठीक है, फिर हमने देखा कि कहीं पे आपके माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जैसे कि आपके कहाँ पे थे, पीसीटी में थे, है ना, नेफ्रॉन के। फिर हमने देखा कि कॉलमनार में सीलिया प्रेजेंट है। फिर हमने देखा कि यही आपके फॉर्म करते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, जब इनमें से कोई चीज सिक्रीट करनी होती है तो हमने ग्लैंडुलर देखा। सो इस तरीके से फर्दर हमने ये देखा कि अब ये यूनिसेल्युलर है और ये मल्टी सेल्युलर है। फिर मल्टी सेल्युलर में हमने देखा अगर है तो सलाइवरी ग्लैंड देखा, यूनिसेल्युलर का एग्जांपल हमने गॉबलेट सेल देखा। देन वी आल्सो सॉ एक्सोक्राइन, है ना, और एंडोक्राइन। ये चीजें देखी कि ये दोनों कैसे फंक्शन करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट्स क्या हैं। कंपाउंड में हमने देखा कि ये स्ट्रैटिफाइड है, यानी यहाँ पे क्या है, लेयर्स प्रेजेंट है। सो वो लेयर्स का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव है। फिर हमने देखा कि कुछ चीजें हैं जो बाइंडिंग में हेल्प कर रही हैं, वो कौन सी है, मैंने निमोनिक दिया, टैग, है ना, टाइट, एडहेरिंग, गैप। सो ये जंक्शंस हैं जो मेक श्योर करते हैं कि किस तरीके से काम हो। टाइट में कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं हो सकता, वो इतना क्लोजली एसोसिएटेड है। एडहेरिंग में सीमेंट जैसी चीज है। गैप में साइटोप्लाज्म कनेक्शन है ताकि मॉलिक्यूल्स कैरी हो सके। सो ये चीजें आपकी एपिथेलियल टिश्यू में थी। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, just read the NCERT, just read, make notes, make flow charts so that it becomes easy for you to understand. ठीक है, चलो, with this I'll see you in another video. Till then, read NCERT, make notes, solve questions. I'll see you soon. Thank you. Take care.